आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कहां पर ट्रेड लेने का मौका है, इस सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी है SMIFS के, टेक्निकल कॉल्स देने के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य और राजेश पालविया के साथ शिल्पा राउत साथ देंगी 2:15 पर। भारतीय कंपनियां जिनका इजराइल का कुछ एक्सपोजर है, कनेक्शन है, उस पर हम रोशनी डालेंगे सुमित के साथ। 2:30 बजे यतिन आपको बताएंगे कि त्योहारी सीजन से ठीक पहले प्राइस कट्स का सिलसिला दरअसल शुरू हो चुका है। ऑटो कंपनियां क्या तैयारी कर रही हैं, उस पर फोकस रहेगा। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन शिल्पा राउत से लेंगे। राजेश पालवे आपको बताएंगे FNO का सुपरस्टार, रचना वैद बताएंगी आपको चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से समझेंगे। 2:45 पर कई IPOs का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तमाम डिटेल्स लेकर आएंगे हॉर्मस फाटकिया। और साथ ही साथ 2:45 के आसपास बिग मार्केट वॉइस में DR चोकसी, फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी से होगी बातचीत। फिर ऑफ कोर्स 3 बजे रुक करेंगे डीलिंग रूम के चेक का, BTST STBT ट्रेड्स, ये सब होगा आपके लिए क्लोजिंग से ठीक पहले। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय के पे। स्टॉक है शॉर्टिंग आइडिया, वो है ICICI प्रू, ट्रेड कर रहा है 543 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 550 का। पॉसिबल है कि 530 देखने को मिल सकते हैं, स्लाइड पॉसिबल है। और भी ICICI प्रू शॉर्ट सेल साइड का ट्रेड ICICI प्रूडेंशियल में, ये है गाबा जी की राय। शिल्पा आपका बताइए क्या रहेगा ट्रेड। गुड आफ्टरनून। सेल आइडिया ही है हैवल्स में। हैवल्स फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 1389 अभी, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए। टारगेट्स ऑफ 1370, 1355, वेरी लाइकली स्टॉप लॉस 1405, या फिर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 1380 का पुट रफली 30 रुपए ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 45 से 450 के बीच आपको टारगेट्स आपको मिलेंगे। ओके, हैवेल्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 1380 की पुट आपको यहाँ पे ग्रैब करनी है। हैवेल्स डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे प्रेशर इसमें देखने को मिल भी रहा है। रचना, गुड आफ्टरनून। रचना, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या चीज कर रही हैं आप इस वक्त? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा कन्विक्शन भी शॉर्ट साइड पे रहेगा, और वो अदानी पोर्ट्स के ही फ्यूचर्स में रहेगा। अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में जिस हिसाब से चार्ट में ब्रेकडाउन आया है, न्यूज आगे कितनी बढ़ेगी वो हमें नहीं पता, लेकिन चार्ट का ब्रेकडाउन ये कहता है कि यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो इसलिए हम अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे, ऐसे लगाएंगे 810 पे। और डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 785 और दूसरा टारगेट होगा 760। ओके, चलिए तो फिर इस समय काफी शॉर्ट ट्रेड्स अदानी पोर्ट्स। रचना के पिक। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, HDFC लाइफ में बिकवाली करनी है। HDFC लाइफ पहले से ही लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। आई थिंक स्टॉक अब तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो HDFC लाइफ के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 621 के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां स्टॉप लॉसेस 627 के रहेंगे और टारगेट 610 के रहेंगे। 610 रुपए के टारगेट के लिए HDFC लाइफ के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 620 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 11 रुपीज 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 20 रुपए 20 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, तो HDFC लाइफ तो चारों के चारों ट्रेड्स जो आए हैं वो मंदी की तरफ ही आए हैं। शॉर्ट का ही सौदा यहाँ पर हमारे टेक्निकल जानकारों ने पिक किया है। शरद, गुड आफ्टरनून, बताइए आप किस तरफ बैठे हैं, तेजी या मंदी? मैं तो तेजी की तरफ ही रहूंगा। पेट्रोनेट LNG, हमें लगता है ये स्टॉक एक काफी डिसेंट बेट है वैल्यूएशंस पे। कंपनी की योजना है अपनी रेवेन्यूज को अगले 4-5 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ तक ले जाने की, और प्रॉफिट में भी सिमिलर ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, लगभग 70-80%। कंपनी के पास अभी लगभग 22.5 MMTPA की रिफाइनिंग कैपेसिटी, गैस कैपेसिटी है, LNG कैपेसिटी है। हमें लगता है वो रिगैसिफिकेशन कैपेसिटी में और करीब 5 मिलियन टन 5 MMTPA का वो एडिशन दहेज में भी कर रहे हैं, कुछ और एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पे एनहांस कर रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक प्रोजेक्ट है जिसपे वो काम कर रहे हैं। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 66-65-70% के आसपास है।
तो काफी बड़ा ग्रोथ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप है उससे आना चाहिए, क्योंकि कोची वाली रिफाइनरी में उनको ग्रेजुअली कोची वाले जो रिफाइनिंग प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, रिगैसिफिकेशन वहां से जो एग्जीक्यूशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया, उसका फायदा होना चाहिए। प्लस उड़ीसा में भी वो एक कैपेक्स की बात कर रहे हैं जो काफी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। और 4-1% के आसपास की डिविडेंड यील्ड भी है। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं काफी बुलिश हूँ, बट इमिडिएटली अगर साल 1.5 साल का भी व्यू रखते हैं तो हमें लगता है अगले साल भी ईपीएस करीब 23-24 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 15 से कम मल्टीपल आसानी से कंपनी को मिलना चाहिए। तो 350-350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी। अदानी पोर्ट्स में अच्छा खासा इम्पैक्ट है। अब अदानी पोर्ट्स करीब 4.5% नीचे। ध्यान रखिएगा वो जो पोर्ट है इजराइल का वो काफ़ी एम्बिशियस है इस अदानी पोर्ट्स के लिए। शरद जी, गुड आफ्टरनून। फंडामेंटली क्या भी रहेगा अदानी पोर्ट्स पर? टेक्निकली तो आज स्टॉक वीक है, लेकिन क्या इस गिरावट में बाइंग आएगी या आपके हिसाब से ये इजराइल वॉर का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर? नहीं, देखिए थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एस्केलेशन हुई है वो काफी नॉर्मल नहीं है। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये क्लैरिटी आती है कि बाकी बड़े जो कंट्रीज हैं, खास करके टर्की, कटार या आपका ईरान या यूएस, वो लोग की इन्वॉल्वमेंट कितनी रहती है इसमें और कोई खुल के सामने आता है या हमास को अबंडन कर देते हैं, उस पर मुझे लगता है मेन व्यू रहेगा। अडानी के केस में ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर यहाँ पर होता है, प्लस वो पोर्ट उनके लिए एक मटेरियल पोजिशनिंग करता है पूरे उनकी चेन में, तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। बट मुझे लगता है अगर ये इवेंट के बेसिस पे आपको यहाँ से और 5-10% का कट मिले तो वहां पे ज्यादा डिसेंट बेट हो जाएगी, वहां से ज्यादा रिस्क नहीं रह जाएगा। रियली यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मानस, ऑप्शंस में सिचुएशन कैसी दिख रही है? आपने ऑफ कोर्स 785 और अगला टारगेट 760 दिया है। क्या यहाँ पर कोई मौका है कोई पुट लेने का? देखिए, बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो तो करंट लेवल से भी करीब 30-32 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो इसके पुट में बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक एट द मनी पे ही ध्यान देंगे। और या तो 790 का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, वहां पर लिक्विडिटी अच्छी है। 23 रुपए के भाव चल रहे हैं, उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए। पुट ऑप्शन में 790 का पुट ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। आई थिंक अगर यहाँ गिरावट बढ़ी तो आपको इस ऑप्शन में 45 से 50 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक जरिया है मंदी की पोजीशन होल्ड करने का। या तो आप सीधे शॉर्ट करें फ्यूचर्स में या फिर 790 का पुट भी लेकर चले अदानी पोर्ट में वीकनेस। इनफैक्ट सुमित, आपको बताएंगे कि किन किन स्टॉक्स में दरअसल वो इजराइल का कनेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत की कई कंपनियां हैं जिन्होंने इजरायली काउंटर पार्ट्स के साथ या तो टाई अप किया है या फिर वहां पर अपना बेस एस्टैब्लिश किया है। उस पर भी एक नजर हम डालेंगे जरूर जब सुमित तैयार होंगे। बहरहाल इंडेक्स 19,505 पर आता हुआ निफ्टी, एक बार इस पर नजर रख ली जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके नीचे सरका जरूर है। 150 अंकों तक का नुकसान अब निफ्टी दिखा रहा है आपको। ध्यान रहे 480 आज का लो था, तो देखते हैं 500 को होल्ड कर पाता है या नहीं। 25 पॉइंट ही रह गए। 25 पॉइंट ही रह गए यहाँ, तो सरका जरूर है। हाँ नहीं, बिल्कुल। और अगर डे लो ब्रेक हुआ हर्षदा 3 बजे से पहले, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। क्योंकि एक और चीज़ है कि मिड कैप में रिकवरी बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब मिड कैप इंडेक्स तो मेरे ख्याल से इस समय अगर आप मिड कैप का चार्ट देखेंगे तो मिड कैप तो डे लो पर है। एक बार मिड कैप लेकर आइए, मिड कैप ऑलमोस्ट डे लो पर है। 100 पॉइंट दूर रह गया मिड कैप, 550 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी भी। तो ये सेकंड डिक्लाइन जब भी आती है ना, ये काफ़ी ख़राब होती है। सेकंड डिक्लाइन अगर आए उसमें बाइंग ना आए तो वो काफ़ी ख़राब होती है। डे लो पर नहीं बंद होना चाहिए, वरना फिर मेरे ख्याल से मार्केट के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। फिर हो सकता है कि डैमेज 2-3 दिन तक कंटिन्यू करे, उसके बाद ही रिकवरी आए। और अनुज, देखते ही देखते आप देखिए नियरली 5% का नॉक अदानी पोर्ट में आ चुका है। कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर एक्सपोजर है इजराइल का के बिजनेस में। अब जैसे जैसे यहाँ पर स्थिति उभरती हुई दिखाई देगी, देखते हैं इन कंपनियों पर आज आएगी या फिर कुछ राहत। लेकिन कौन सी वो भारतीय कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में? सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बताइए।
देखिए ये जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ेगी या बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो कंपनियां हैं उसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन पहले तो क्रूड रिलेटेड कंपनियों पे आप नजर रखें, क्योंकि अगर ये फर्दर वॉर एक्सटेंड होता है और कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो क्रूड या फिर जितनी पेंट कंपनियां हैं जिनकी इनपुट कॉस्ट है क्रूड या फिर एटीएफ, वो सब कंपनियों पर इम्पैक्ट होगा। इफ एयरलाइन अदरवाइज भी है, क्योंकि तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं तो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन भारतीय कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां, पहले तो पूरा आईटी स्पेस जहां पर विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी टेक, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके वहां पर इधर काम है या फिर कुछ एक्सपोजर वहां पर है। अदरवाइज में सन फार्मा, अदानी पोर्ट, जैन इरिगेशन, एल&टी, एसबीआई, ये कुछ और ऐसे नाम है जो कि उस तरफ पे अपना एक्सपोजर रखते हैं। किस तरह से इन कंपनियों का एक्सपोजर है वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले तो सन फार्मा की सब्सिडरी टैरो फार्मा इजराइल बेस्ड कंपनी है। हालांकि टैरो का जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है करीब 8% के आसपास है और ओवरऑल सन फार्मा के रेवेन्यू में 1% का इंपैक्ट आता है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं है। लेकिन सिचुएशन आगे कितनी क्राइसिस में आती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन 1% के आसपास सन फार्मा का ओवरऑल रेवेन्यू इजराइल से आता है। अदानी पोर्ट ये दूसरा नाम है जहां पर 2022 में हाफिया पोर्ट में कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और कुछ देर पहले जो कंपनी ने मेंशन भी किया कि करीब 3% के आसपास का रेवेन्यू इस पोर्ट से आता है और ज्यादातर सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो फिलहाल सही सिचुएशन में हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे एक्सपोजर है और ये पूरा इंपैक्ट अदानी पोर्ट का आप अदानी ग्रुप पे आज देख भी रहे हैं। अदरवाइज जैन इरिगेशन कंपनी ने एक नान इरिगेशन के नाम से एक आर्म अपनी इजराइल में सेटअप की है और वो जो है उसमें बड़े पैमाने पर एक अच्छा निवेश भी कर चुकी है। तो इस कंपनी के लिहाज से आप जैन इरिगेशन के ऊपर भी नजर बना कर रख सकते हैं। आईटी सेक्टर में 2016 में विप्रो ने इजरायली कंपनी गिवॉन को खरीदा था और वहां पे इसके जरिए उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपैंड भी किया था। तो विप्रो इस लिहाज से टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का भी वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, लेकिन क्योंकि इनका मेजर एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में और यूरोपियन मार्केट्स में होता है तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपोजर यहां पर इनका है। एल&टी टेक ने भी एक अपने जेरूसलम में नई अपनी आर्म लगाई सेटअप की थी और वहां पर भी फर्दर एक्सपेंशन किया, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। तो पूरा आईटी सेक्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एल&टी यहां पे इन्होंने जेरूसलम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नया शुरू किया है और मिडिल ईस्ट में कंपनी कामकाज वैसे भी अदरवाइज काफी करती है, तो अगर इसके जो दायरा बढ़ता है अगर इस लड़ाई का, तो भी एल&टी, वोल्टास जैसी जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको नजर रखें, मिडिल ईस्ट पे काफी काम करते हैं। पीएसयू बैंक में इकलौता बैंक है एसबीआई जिसकी तेल अवीव में एक ब्रांच है, बाकी किसी बैंक की नहीं है, लेकिन एसबीआई की जरूर है। तो अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो इस लिहाज से भी आप यहां पर नजर बनाकर रख सकते हैं। और तमाम डिफेंस कंपनियां जो कि इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप में है, तो अगर डिमांड साइड बढ़ती है तो उस लिहाज से भी इनके ऊपर ऑर्डर्स आ सकते हैं और अदरवाइज भी इनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो ये वो कंपनियां हैं जिनका इधर एक्सपोजर है या फिर किसी ना किसी तरीके से इजराइल में इनका कनेक्शन है, तो आप इन सब पर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो कई कंपनियां हैं दरअसल जिनका एक्सपोजर है इस स्पेस में। और इजराइल हमास की बढ़ती जंग पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा है कि मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है, क्रूड सप्लाई को लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं है। Prime Minister's statement is very clear. I am not going to go into the security and other issues. Insofar as energy is concerned, let us be absolutely clear that the place where the action is taking place is in many respects, the center of the global energy listing. Okay, so we'll watch very carefully, and I think as we go along, we will navigate our way through this. There's no issue, but I was merely making a point that these kind of uncertainties only encourage people to move into sustainable, cleaner fuels, and I cited the Global Biofuels Alliance as an example. Today, the world that you are facing is not a world which is characterized by shortage of crude oil. I mean, the amount of crude oil that is required to sustain the current levels of consumption, which is about 100 or 102, that is available. बहुत समझी सदी हुई बात कही वैसे मिनिस्टर साहब ने। एक्चुअली हरदीप सिंह पुरी काफी सोच समझ कर बोलते हैं जब भी बोलते हैं हर्षदा, और ये बात एकदम सही कही इन्होंने कि क्रूड की जो इशू है वो डिमांड सप्लाई की है ही नहीं, जितनी वर्ल्ड वाइड डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई है और कभी उसमें कोई इशू होगा भी नहीं। ये पूरा का पूरा मामला जो है एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिक्स का है। ऑयल में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं और वो दोनों की तरफ जब भी आते हैं वो पूरा पॉलिटिक्स की वजह से होता है क्या, लेकिन इसकी वजह से एक और हमको एक पुश मिलेगा ग्रीनर फ्यूल की तरफ जाने के लिए और अपनी डिपेंडेंस जो है वो क्रूड पर कम करने के लिए। देखिए आज भी हम मार्केट में क्यों इतना गिर रहे हैं, क्योंकि हम
बहुत हमारी 90-95% जो रिक्वायरमेंट है क्रूड की वो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारा क्रूड के ऊपर अगर वो थोड़ा सा डिपेंडेंस कम हो जाए अगर, तो ये कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि ले दे के एक सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो यही है हमारे लिए इंपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, गोल्ड भी हम इंपोर्ट करते हैं, बट एटलीस्ट गोल्ड वहाँ से नहीं आता जहाँ पर ये थोड़ी सी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी होती है। तो इसके लिए ये खैर एक बात सही कही यहाँ पर। लेकिन स्टॉक्स पर तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। तो एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एविएशन स्टॉक्स, ये सब देख लीजिए आप। इंटरग्लोब 3% नीचे, आज जीएमआर एयरपोर्ट्स में करीब 7% की डिक्लाइन। गावा सर, इंटरग्लोब क्या करें स्टॉक में आप? वीकनेस थी, लगता है कि और वीकनेस बढ़ सकती है। ट्रेड कर है 2461, लेकिन लो लेवल में 2400 के आसपास सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता वो ब्रीच करेगा, उसके आसपास एक बाउंस होना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा डिप पॉसिबल है इंडोफिन फोर्सेस में अप टू 2400 करना है तो 2500 का स्टॉप लगाना जरूरी है। फिलहाल आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन पर एक क्लियर कट व्यू। लेकिन सुबह में हम चर्चा कर रहे थे ओएनजीसी की और साथ ही साथ ऑयल इंडिया की। तो ओएनजीसी आपकी स्क्रीन पर जब भी कच्चे तेल में थोड़ा सा उबाल आता है इनके फेवर में जाता है। ओएनजीसी से ज्यादा आज ऑयल इंडिया का शेयर तेजी में बैठ रहा है। नियरली 5.5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। रचना, ऑयल इंडिया पर आपकी नजर गई है क्या? ये ट्रेड क्या टिक पाएगा इतनी तेजी में? जी, जहां तक ऑयल इंडिया की बात है, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी इस तरीके की कंपनी है, इसमें मेरे हिसाब से प्राइस फर्दर लोअर ही जाना चाहिए। और लेवल्स की अगर बात करें तो ऑयल इंडिया के लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे अपसाइड पे रेजिस्टेंस आ रहा है करीब करीब 315 और 318 के बीच में, और वहां से ये काउंटर डाउनसाइड पे हमें दोबारा जाता हुआ दिखना चाहिए। ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है प्राइसेस में, और डाउनसाइड पे सपोर्ट 300 से पहले नहीं बन रहा। 315 अपने रेजिस्टेंस के करीब जाता हुआ ये काउंटर, तो थोड़ा सा सतर्क रहना है, इसे चेज नहीं करना है। बेसिकली यही इन्फ्रेंस मैं निकाल सकती हूँ। 312 के आसपास ये ट्रेड आ बैठा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पर आज हमने देखा है एक अच्छा मूव। गिरते बाजार में जो रेजिलियंस है, और जो वीरू भी शेयर गिन रहे थे डिफेंसिव काउंटर्स। मेट्रोपोलिस देखिए, मेट्रोपोलिस का दरअसल Q2 का अपडेट था थोड़ा सा बेहतर, उसके बाद स्टॉक में कुछ तेजी बनती दिखाई दी है। लॉरस, ओरो फार्मा, ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर तेजी देखने को मिली जरूर है। शिल्पा, मेट्रोपोलिस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि 1500 के आसपास इस समय स्कर्ट कर रहा है काउंटर। आज सुबह में 1524 क्या, और उसके बाद हल्का सा करेक्ट हुआ है। लेकिन ये Q2 अपडेट का जो खुमार है, क्या आगे बढ़ सकता है? जी आशरा जी, अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो ये 1500 इसका बहुत ही क्रूशियल है। 1500 1520 जोन्स, तो अगर ये डे हाई के ऊपर जाता है देन इट्स अगेन एन एब्सोल्यूट बाय, बिकॉज ये 1500 पे स्ट्रैडल में ही टग ऑफ वॉर है। आप दोनों कॉल एंड पुट साइड में देखेंगे, बिकॉज इमीडिएट रेजिस्टेंस भी 1520 1540 कॉल राइटिंग्स में बहुत ज्यादा है, जहां पे मुझे लगता है कि एक स्ट्रगलिश एक मूव रहेगा, ये स्ट्रगल करेगा उन लेवल्स को पार करने के लिए। बट नॉनदलेस अगर ये डे हाई क्रॉस करता है देन इट कैन बी अ वेरी गुड बाय फॉर टारगेट स्टिल अगेंस्ट 1600 1630, बट कंडीशन अप्लाई दैट इट हैज टू क्रॉस डे हाई। देखिएगा 20 सितंबर के बाद ये मेट्रोपोलिस का भले ही क्वार्टरली अपडेट्स के बाद मूव आया हो, लेकिन सबसे स्ट्रांग वॉल्यूम है। और एक और चीज, मेट्रोपोलिस को अगर आप रीड कर पा रहे हो 200 डेमा के ऊपर, ये पूरा का पूरा 13 सितंबर के बाद, यानी मोटा मोटी एक महीना गुजारा। और एक और चीज रीड कीजिएगा, 2 जून से लेके अब तक इसके करियर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम देखने को मिले हैं। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 सीरीज में इनके करियर के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो एक बेस का हंट मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पे देखूं तो फर्स्ट टाइम आई थिंक पोस्ट फरवरी 2022 ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इस चार्ट में। मीनवाइल थोड़ा सा पुल बैक है, और पुल बैक मतलब इस दृष्टिकोण से कि निफ्टी एक सुरक्षित डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है वर्सेस डे लो को दोबारा वॉलेट नहीं कर रहा है। और कुछ काउंटर्स लेके आइए। डॉक्टर लाल पैथलैब इसी कैटेगरी में अच्छा करता हुआ, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है टाटा कंज्यूमर पे। अब आई थिंक करीब करीब अब 3/4% ऊपर है। मानस, सुबह भी बात हुई थी आपसे, और टाटा कंज्यूमर की स्ट्रेंथ वाकई अच्छी खासी है। 884, मैं सिर्फ डे प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूं मानस, थोड़ा सा अक्टूबर की सीरीज के लिए पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से बैठना चाहिए 884 पे। चाहे तो कोई हेज पुट ले लें यहां पर 20 डेमा की या 50 डेमा की, थोड़ा सा टाइम दे तो ये बड़ा ब्रेकआउट, इसकी एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है आपको?
देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और स्टॉक ने जिस तरह 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि कम से कम पिछला हाई जो कि 910 रुपए के आसपास है, तो वो स्टॉक बिल्कुल टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से 30 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना होगा तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा। तो 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है 880 का कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए। 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस 14 रुपीज के नीचे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 35 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। तो 880 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है टाटा कंज्यूमर का। ओके, आपकी स्क्रीन पे आके ट्रेड करता हूँ टाटा कंज्यूमर। एक स्टॉक और लेके आइए जहां पे अच्छा मूव आ रहा है और क्रूड का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मतलब सुबह था लेकिन अब थोड़ा सिंक हो गया है, बट करीब करीब 182-85 पे एक ONGC। एक बार अब लेके आइए आप HUL, FMCG बास्केट से ही हमने इसको भी पिक किया था सुबह सुबह। रचना जरा HUL के देखेंगी, डे हाई पर ट्रेड करता हूँ 2515 पे। जी, HUL में आज सुबह से ही एक अपस्विंग बना हुआ है और ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे 2530 तक जा सकता है। वहां पे उसको एक 50 DMA का रेजिस्टेंस फेस करना होगा और अगर वो निकल गया तो उसके बाद 2560 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे डाउन साइड पे सपोर्ट बनता है करीब करीब 2500 पे। तो 2500 के सपोर्ट के साथ अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट की अगर आजकल में कभी भी बीच में इंप्रूव होता है तो ये काउंटर 25, 30 एंड 60 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। ओके, चलिए अब एक बार आईटी को लेके आइए स्क्रीन पे। आईटी इंडेक्स सुबह जो निफ्टी में पुल बैक आया था और 19,500 या फिर 19,481 की ट्रैजेक्टरी से वो जनरेट किया था निफ्टी आईटी ने, कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स ने। हालांकि अभी रेड में है, रेड ट्रैजेक्टरी में है अनुज, बट निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट लग कैसी रही है? हम चिंतित हैं क्रूड को लेकर, उसकी तीव्रता को लेकर और उससे जनरेट होने वाले आई थिंक प्रेशर को लेकर, लेकिन क्या वो प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे नहीं रहेगा? और आईटी एक कंफर्टेबल स्पेस है अगर आप लॉन्ग ट्रेड पिक करना चाहते हैं तो? फिर आईटी इकलौता इंडेक्स है जो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और हर डिप पर बाइंग आ रही है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो थोड़ी सी करेक्शन आई थी उसमें ये थोड़ा सा नीचे जरूर आया था, लेकिन आईटी यहाँ से अब और आगे चलने के लिए ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह देखनी बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पर। लेकिन इस समय जो रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें एक पॉकेट जो आउट परफॉर्म करेगी वो आईटी है। आज टीसीएस का जो प्राइस बिहेवियर रहा वो एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि टीसीएस हमने थर्सडे फ्राइडे डिस्कस किया था कि बायबैक आ सकता है, वो पूरे दिन ग्रीन में रहा। हालांकि अब डेज हाई से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन फिर भी मतलब कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं आई टीसीएस में। प्लस क्रूड का बढ़ना नॉर्मली एक एल्गो ट्रेड ट्रिगर करता है जिसमें बैंक्स अंडर परफॉर्म करते हैं और आईटी आउट परफॉर्म करता है। तो उस हिसाब से एक कुछ टाइम के लिए एक सेफ गो टू पॉकेट रहने वाली है आईटी, अनलेस इन्फोसिस इस बार आकर फिर कुछ और नास्टी सरप्राइज दे दे तीसरी बार लगातार और टीसीएस भी ऐसा कुछ बोल दे। वैसे अगर आप बायबैक अनाउंस कर रहे हो तो मतलब आप एक कॉन्फिडेंस तो दिखा ही रहे हैं कि नहीं, हमको कॉन्फिडेंस है कि बस बॉटम बन चुका है यहाँ पर। तो इसके लिए आईटी पर तो मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा जब तक ये एटलीस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तब तक जब तक ये क्रूड इस तरीके से बॉयल पर है तब तक तो मैं पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन एक काम करते हैं वीरू, एक और सेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। आज ऑटोस में थोड़ा सा फोकस है क्योंकि एक त्योहारों से पहले कंपनियों ने एक डिस्काउंट्स देने शुरू किए हैं और मारुति के पास काफी ऑफर्स, मारुति ने काफी ऑफर्स दिए हैं और इन सब पर बात के लिए यतिन को जोड़ लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या डिस्काउंट्स हैं और किन सेगमेंट्स में है ये? गुड आफ्टरनून। और देखिए अनलिस्टेड कंपनीज जैसे हुंडई होंडा, यहाँ भी आपको डिस्काउंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मारुति की स्पेसिफिकली बात करते हैं और ऑटो कार के हवाले से जो खबरें आ रही हैं और ब्यूटीफुली आपके स्क्रीन पे देखिए पूरी की पूरी कार की रेंज आपको दिख रही है, जहां ऑफर्स फेस्टिव सीजन के पहले पहले मारुति ने अनाउंस कर दिए। तो अक्टूबर का महीना जो है टिपिकली फेस्टिव सीजन का आगाज होता है, नवरात्रि से, दशहरा से, और फिर दिवाली आती है। उसके पहले पहले मारुति ने एक सरप्राइज मूव किया है। पिछली बार जब हमने मैनेजमेंट के साथ बात की थी तब उन्होंने कहा था कि फेस्टिव सीजन डिमांड काफी स्ट्रांग है और जो ओवरऑल वेट पीरियड है वो बढ़िया है। लेकिन अगर हम ऑटो कार की माने और जिस हिसाब से आपको डीलरशिप्स भी डिस्काउंट दे रही हैं, कहीं ना कहीं अब ये जो वेटिंग पीरियड था और जो ओवर हीटिंग आपको दिखाई पड़ रहा था डिमांड में ऑटो सेक्टर की, अब वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ा है। कैसे? ब्रेजा, यहां 3 से 6 महीने की टिपिकल वेट पीरियड रहती थी, अब वेट पीरियड भी निकल गया है और 45,000 रुपए तक के डिस्काउंट आपको मारुति के ब्रेजा मॉडल पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप
ऑल्टो लें जो सबसे छोटी गाड़ी है मारुति की, यहां भी आपको लगभग 68,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। एस्प्रेसो, वैगन आर, सेलेरियो, ये सब जो मॉडल्स हैं ऑब्वियसली पुराने मॉडल्स हैं, लेकिन यहां डिस्काउंट बढ़ाया हुआ है मारुति ने, तो आपको लगभग 50,000 से शुरू होता हुआ डिस्काउंट 70,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा इन सभी गाड़ियों पे। और आखिर में जो टूर्स एंड ट्रैवल्स या कमर्शियल यूजर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्विफ्ट और डिजायर, ये दोनों मॉडल्स पे भी आपने डिस्काउंट आता हुआ दिखाया है। स्विफ्ट पे 47,000 रुपए का और डिजायर पे लगभग 17,000 रुपए का डिस्काउंट आपको दिखाया है। इनफैक्ट जो सीएनजी मॉडल्स भी हैं थोड़ी बहुत कार्स के, वो सीएनजी मॉडल्स पे भी लगभग 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट है। तो चाहे वो कौन सा भी वेरिएंट हो, कौन सी भी कार हो, स्मॉल कार सेगमेंट में जो लगभग 50% मारुति का मंथली वॉल्यूम जिस मॉडल से आ रहा है, उन सभी मॉडल्स पे डिस्काउंट शुरू हो गया है। ये देखा जाएगा कि ये क्या फेस्टिव पीरियड के लिए ऑफर दी गई थी या डिमांड में थोड़ा बहुत नरमी के चलते या कंपटीशन से आगे रहने के लिए मारुति ने रणनीति अपनाई है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में स्टील के दाम भी बढ़े हैं, कमोडिटी कॉस्ट भी ऊपर आए हैं। तो ये देखना होगा कि मारुति के मार्जिन पे कितना असर होता है और ये डिस्काउंट कितने आगे जाके स्टीप होते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी शायद जवाब देगा इसका। क्लियरली प्राइस कट्स आते हुए फेस्टिव सीजन के पहले एक वेलकम मूव रहता है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। लेकिन ये पुरानी गाड़ियों पर डिस्काउंट मिल रहे हैं, जिमनी जैसे वेरिएंट्स पर नहीं। लेकिन सवाल यही है शरद, ये कितना फॉलो थ्रू देगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि अब की बारी भी हमने देखा था नंबर्स में पिकअप था, लेकिन ये कितना ड्राइव कर सकता है सेल्स को? देखिए, बियॉन्ड फेस्टिव सीजन तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी यतिन भी बोल रहे थे कि जो लेटेंट डिमांड थी ऑलरेडी पास्ट जो एक गैप के पीरियड की, वो लगभग कवर अप हो गई है। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी इकोनॉमी में रहेगी उसी का फायदा मिलेगा। मुझे लगता है मारुति हमेशा से कॉस्ट एडवांटेज पे ही प्ले करता आया है कि इकोनॉमिकली, मेंटेनेंस वाइज भी और प्राइस वाइज भी प्रोडक्ट्स हमेशा चीपेस्ट होते थे। तो मुझे लगता है वो वापस से अपने उसी ट्रम्प कार्ड पे प्ले कर रहे हैं। और ये पुराने मॉडल्स हैं जहां ऑब्वियसली मुझे लगता है कि नए इंडिविजुअली फर्स्ट टाइम बायर्स की ज्यादा इंटरेस्ट होगी, या जो कमर्शियल वाले हैं उनकी ज्यादा इंटरेस्ट होगी इस टाइप की गाड़ियों में। तो वहां पे अगर ये डिस्काउंट देते तो ऑब्वियसली कंपटीशन से इनको एक अपर हैंड मिलता है, और सर्विस सेंटर और सर्विसिंग वगैरह के एक्सेप्टेंस के हिसाब से तो मारुति है ही है। तो वापस से अगर आप प्राइस पॉइंट पे प्ले कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रहना चाहिए मारुति के लिए, और मुझे लगता है मार्केट शेयर और गेन करने में उनको थोड़ी मदद करेगा, या एटलीस्ट मेंटेन करने में। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। और देखिए जितनी भी तीनों की तीनों कार हैं हर्षिता, ये बेस्ट सेलिंग कार्स में से है मारुति की, एक्सेप्ट फॉर जिमनी। बाकी अगर आप देखें, डिजायर बेस्ट सेलिंग कार है, स्विफ्ट बेस्ट सेलिंग कार, और वैगन आर भी अमंग बेस्ट सेलिंग कार्स है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक थोड़ा सा इनके लिए एक इंटरवेंशन ये भी रहा कि मेटल प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं हायर लेवल से, और प्लस मारुति काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल कंपनी है। अभी ईयर एंड चेंज हो जाता है तो बहुत लोग वैसे ही जो है वो गाड़ी खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन करते हैं, मॉडल नंबर चेंज हो जाता है, पुराना मॉडल आता है। क्योंकि दिसंबर में आप गाड़ी लें, जनवरी में लें, तो 2023 और 2024 एट द एंड ऑफ द डे वो फर्क तो आ ही जाता है। तो इसके लिए कई लोग डील की वेट कर रहे होते हैं 2023-24 में। इससे होता क्या है, एक शॉट में आप अपने पूरी जितनी भी इन्वेंट्री बची होती है वो सारी की सारी निकाल देते हैं। ये मेरे ख्याल से मारुति करने की कोशिश कर रहा है, और ये आप इसको फेस्टिव चीयर कह लें, कुछ भी कह लें, जो मर्जी कह लें, वो हो सकता है। बाय द वे, मार्केट ने गिरना बंद किया है, और जैसा वीरू भी कह रहे थे कि थोड़ा सा एक डिफरेंशियल अभी भी है डे लोक्स के मुकाबले, और उसका पहला साइन है कॉल प्राइसेस ने गिरना बंद कर दिया। निफ्टी की जो कॉल प्राइसेस हैं वहां पर गिरावट थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक पहला एक साइन है, अच्छा साइन है मार्केट के लिए। लेकिन आई थिंक हमारे साथ और कोई गेस्ट जुड़े हैं फ्रेश इस समय, राजेश पालवे जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी स्टॉक पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक पिक, पहली स्टॉक पिक जो लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए रहेगी वो ऑटोमोबाइल स्पेस। सो उसमें टू व्हीलर में हमें टीवीएस मोटर यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो थ्रू आउट द सेशन स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट था, डिस्पाइट ऑफ मार्केट एक नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला। हमें लगता है टीवीएस मोटर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1565, 1570 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1510 के आसपास। एक शॉर्ट साइड का स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाटा पावर। स्टॉक ने एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को वीकली चार्ट पे ब्रेक डाउन किया है, और जिस तरीके से स्टॉक अब 255 के नीचे फिसलते हुए दिखा है, हमें लगता है कि यहाँ पे अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
टाटा पावर हमें लगता है कि फर्दर यहाँ से वीकनेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में हमें लग रहा है 246 243 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो टाटा पावर फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 256 के आसपास। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक और थीम एड्रेस करते हैं। बाजार में आईपीओ की बाढ़ के बीच कई कंपनियों के लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर में 10 कंपनियों के 21 करोड़ शेयरों का लॉक इन खत्म हो रहा है। क्या है पूरा मामला, डिटेल बताने के लिए हमारे साथ हैं हरमाज फटकिया। हरमाज, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन कौन सी कंपनियों में हमको ध्यान रखना है? गुड आफ्टरनून अनुज। एंड जैसा कि आप कह रहे थे कि आईपीओ का बाजार फिर से गर्म हो चुका है, बट आज चर्चा का विषय ये नहीं है कि कौन सी कंपनीज के आईपीओज आने वाले हैं, बट विषय ये है कि कौन से आ चुके हैं। और उन कंपनीज पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं जिनका लॉक इन पीरियड जो है वो इस महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में खत्म होने जा रहा है। और ये उन आईपीओज में ये कैवियाट ये भी है कि लॉक इन पीरियड खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि शेयर्स जो है वो सारे मार्केट में बिक जाएंगे तुरंत, बल्कि एक इन्वेस्टर्स के पास एक विकल्प होगा कि अगर आप इसे मार्केट में ट्रेड करना चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने ये भी कहा कि 21 करोड़ शेयर्स है 10 कंपनियों के, तो इनमें हम नजर डालेंगे। और सबसे पहले जो है इन कंपनियों पर हम नजर डालेंगे जिनके 3 महीने का लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने जा रहा है। तो इस लिस्ट में जो नाम है वो है सेनको गोल्ड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नेटवेब टेक और यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब इनमें से सेनको गोल्ड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से ऑलरेडी दुगने हो चुके हैं, और नेटवेब टेक्नोलॉजीज और यथार्थ हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं जो अपने आईपीओ प्राइस से अच्छी खासी तेजी दिखा चुके हैं। तो इन कंपनीज के 2 से 4% आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब 6 महीने की जो लिस्ट है वो ये लिस्ट जो है उसमें उदय शिव कुमार इंफ्रा और एवलॉन टेक है। इसमें से 46 से 50% आउटस्टैंडिंग शेयर्स ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और उदय शिव कुमार इंफ्रा इस साल के लिस्ट हुए आईपीओ में से चंद ऐसे हैं जो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बाकी जो है वो अपने आईपीओ प्राइस से काफी आगे निकल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 1 साल के आईपी जिनके लॉक इन खत्म हो रहा है, यह है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, जो इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 18 तारीख को खत्म होगा, जिसके 4 करोड़ शेयर्स या तकरीबन 40% आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ट्रैक्सन जो है ये भी पिछले साल के उन आईपीओ में से है जो अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो एक अंडर परफॉर्मर जिसे हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 18 से 24 महीने का जो लॉक इन है वो अगले महीने ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि जब एलआईसी के शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए, वो 126 करोड़ शेयर्स है, पर इनकी चर्चा हम अगले महीने करेंगे। बट इस महीने जो है वेरांडा लर्निंग एक है जिसका लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है। 1 करोड़ शेयर और 20% आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आखिरी में जो स्टॉक हमारी नजर में है वो है माझगांव डॉक, जिसका भी लॉक इन पीरियड आज खत्म हो रहा है। 4 करोड़ शेयर और 20% आउटस्टैंडिंग जो है। और माझगांव डॉक हाल फिलहाल के आईपीओ में का सबसे कामयाब आईपीओ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका आईपीओ प्राइस जो था वो 144 के आसपास था। उसका पीक जो है वो 2484 है, यानी कम से कम 15 गुना रिटर्न्स अपने आईपीओ प्राइस से दे चुका है। और सरकार का भी इसमें अभी भी 85% हिस्सा है, जिसका जो अगर एक्सेस स्टेक अगर हम गिने 75% से ज्यादा का जो स्टेक है वो एट करंट प्राइस भी 4000 करोड़ के आसपास का है। तो ये सारी कंपनीज हैं जिनके लॉक इन पीरियड खत्म हो रहे हैं। इन सब पर हमारी नजर होगी। एक्शन पैक्ट महीना रहने वाला है लॉक इन पीरियड्स के लिए भी। शुक्रिया हरमुज इस जानकारी के लिए। तो काफी सारे डिटेल्स इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स मज़गांव है, लेकिन साथ ही साथ वो 1 साल वाले जो हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं, सेनको, यथार्थ, उत्कर्ष, रीसेंट लिस्टिंग्स पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी वो लॉक इन पीरियड्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मज़गांव डॉक आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली वैसे ही शुरू हो चुकी है। 3% तक का नॉक देखा गया है। मानस, इस पर आपकी टेक्निकल एनालिसिस क्या है? 2080 वैसे एक आउट परफॉर्मर रहा है बाय फार, लेकिन आज की बिकवाली क्या क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए, थोड़ा साइन डेफिनेटली कुछ रिवर्सल के देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर आप पिछले करीब 20 सेशन देखिए तो स्टॉक अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अगर आज की क्लोजिंग इसी जगह आती है तो 2090 के नीचे आती है, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर करेक्शन और देखने को मिलेगा। शायद 100 रुपए का करेक्शन और देखने को मिलेगा, और 1980 1975 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इस गिरावट में खरीदारी नहीं करेंगे। कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 21-25 के ऊपर, तभी यहाँ पर ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पे, अदरवाइज अवॉइड करिए। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जो एक आखिरी होप है 2070 उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए एक काम करते हैं, अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर शिल्पा जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए।
जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा बाय साइड में एयू बैंक। ऐसे गिरते मार्केट में भी एयू बैंक ने बहुत अच्छा सस्टेन किया हुआ है, ये 700 को बहुत अच्छे से पकड़ के रख रहा है, तो यहाँ पे 760 770 बहुत क्विक मूव इसका आता है, ये रेंज प्ले इसका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो एयू बैंक में जो अभी 720 का कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 17 साढ़े 17 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 23 से 28 के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हैं। 720 का कॉल लेकर चले, 11 का स्टॉप लॉस, 23 से 28 तक के लेवल्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है सस्ता ऑप्शन। राजेश पालवे, एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षिता जी, हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में अरविंदो फार्मा को बाय साइड पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में देखें तो मॉर्निंग में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, स्टॉक में जो डिप लिया ऑलमोस्ट वापस से वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना और स्टॉक डे हाई की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अरविंदो फार्मा के ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन से आज के सेशन में जिस तरीके से बाइंग मिली, हमें लगता है ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। और अरविंदो फार्मा फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, टारगेट आना चाहिए 930 935 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 902 के आसपास। ओके, ये ट्रेड हो गया अरविंदो फार्मा। गिने चुने 10-12 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और वो बार बार अपीयर होते हुए इस पैनल के सामने है। रचना जी, चार्ट का चमत्कार क्या ट्रेड रहेगा आपका? जी, मेरा चार्ट का चमत्कार के लिए शॉर्ट साइड पे रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, हम ऊपर वाली साइड पे ये उम्मीद करके चलते हैं कि ये ब्रेकडाउन को फॉलो थ्रू मिलेगा ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 1740 पे। तो डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1717, और वो सपोर्ट भी अगर टूट गया तो फिर 1707 की तरफ ये काउंटर हमें जाता हुआ फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। सो कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर शॉर्ट। कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर शॉर्ट, ये हो गई रचना जी की ट्रेड। चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं और मिड कैप फंडा जान लेते हैं। शरद जी बताइए आपकी पिक। हाँ जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा है नवीन फ्लोरिन। रिसेंटली मैनेजमेंट में से एमडी के रिजाइन करने की वजह से स्टॉक में डिसेंट करेक्शन देखने को मिली। कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और क्रैम्स बिजनेस में ठीक ठाक पकड़ रखती है, और कंपनी ने लगभग 1800 से 2000 करोड़ का एक कैपेक्स पे ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। ज्यादातर दिसंबर तक वो कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर या मैक्सिमम FY24 तक। और जैसे जैसे उसके फायदे नंबर्स में दिखते हैं, हमें लगता है काफी बड़ा इंप्रूवमेंट परसेप्शन में और कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा। R22 जो एक कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है वो ग्रेजुअली बैन हो रही है, इसलिए कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी फोकस अपना कर दिया है। क्रैम्स का बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल्स वाले बिजनेस को पिछले 10-12 सालों में 27% ऑफ रेवेन्यू से बढ़ा के लगभग 65% ऑफ रेवेन्यू तक कंपनी ले आई है। आने वाले समय में भी 3-4 बड़े टाई अप्स उन्होंने किए हैं। एक हनीवेल से उनको बड़ी डील मिली है, 7 साल में स्प्रेड है लगभग 3,500-4 हजार करोड़ के टॉप लाइन के लिए, और ये जो कैपेक्स है इसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो हमें लगता है रेफ्रिजरेंट गैसेस, स्पेशलिटी केमिकल्स, क्रैम्स तीनों ही बिजनेस बढ़िया करेंगे। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के टाइम को भी कम कर रही है, 90 से 100 दिन तक लाने की बात कर रही है, तो वो भी काफी इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखना चाहिए। डेट फंडेड कैपेक्स है वो एक रिस्क है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके के बिजनेस में कंपनी है और फ्लोरिनेशन में जैसा इनका एक्सपीरियंस है, आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल और क्रैम्स का फोकस जैसे जैसे बढ़ता है, मार्जिन्स भी कंपनी बेटर साइड पे मेंटेन करेगी। और क्रैम्स के बिजनेस CDMO वाले बिजनेस में हो सकता है FY24 में उतनी ज्यादा ग्रोथ ना दिखने मिले, बट FY25 में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि 130-140 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी FY25 में, और 30 से 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 4,500 रुपए के लक्ष्य के लिए नवीन फ्लोरिन। 4,500 का लक्ष्य नवीन फ्लोरिन। काफी टूटा है काउंटर हाल ही की खबरों के बीच, लेकिन ये मौका सही है, ये मानना है। चलिए फटाफट से सारे ट्रेड्स में आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, 720 का कॉल, टारगेट 23 और आगे 28 रुपए है, ये है पहला ट्रेड। फिर राजेश पालविया ने चुना है औरोबिंदो फार्मा, एफएनओ सुपरस्टार, 930 935 के लिए एक मौका, तेजी का 902 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। साथ ही रचना कह रही कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली का ट्रेड लेना है, टारगेट यहाँ पर 1717 और फिर आगे 1707 रहेगा, स्टॉप लॉस 1740 का। लेकिन बाई साइड पर नवीन फ्लोरिन आ रहा है, जहां पर टारगेट 4500 का दिया गया है।
शरद अवस्थी की तरफ से। तो ये है वो सभी ट्रेड्स जिसमें इस समय मौका खरीदारी का बन रहा है। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, एनटीपीसी। हम आपको बता भी रहे थे कि आज पावर कंपनियों में भारी भरकम बिकवाली है, लेकिन एनटीपीसी ने अपने कुछ लोअर लेवल से रिवर्सल दिखाया, नियरली 1% का इजाफा आया है। अब आप देखिएगा डे हाई की तरफ वो बढ़ता हुआ हल्की सी पॉजिटिविटी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर नजरें रखिए, देखते हैं यहाँ से आगे कितना और ट्रैक्शन बनता दिखाई देता है। लेकिन कुछ ट्रेड्स जो इस समय जमे हैं और अच्छे खासे बैठ रहे हैं, एमसीएक्स, और इस पर हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले वो अपडेट आ रहा है कि शायद 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स कंपनी अपना नया कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। स्टॉक चल चुका है, अच्छा चला है, 2100 के लेवल्स आ गए हैं। शिल्पा, यहां से आगे क्या इसकी चाल और मजबूत हो सकती है, या फिर अब समय है मुनाफा वसूली करने का? जी हर्षिता जी, यहाँ पे 2200 जोन्स तक एक फ्यूचर्स में मेरा टारगेट था और आज इसका हाई 2145 है। इसको फ्राइडे ही रेकमेंड किया हुआ था हमने। तो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रह जाना चाहिए, थोड़ा और डिक्लाइंस मिले 2020-30 तक तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे अभी अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश लॉन्ग्स नहीं लेना चाहिए। किसने ऑलरेडी लिया है तो ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज रनअप बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है। तो यहाँ पे एनी मोमेंट आपको ये डिप भी मिल सकता है। काफी स्ट्रांग है, काफी भाग चुका है स्टॉक, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, नई तेजी को चेज ना करें। मिड कैप आईटी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑफ कोर्स दिग्गज आईटी कंपनियों पर हम कुछ ही देर पहले चर्चा कर रहे थे, लेकिन आप बिरला सॉफ्ट जैसा ट्रेड देखिए, यहां पर अच्छी खासी हरकत है। एलएनटी टेक सर्विसेज में अच्छा खासा अक्यूमुलेशन फिर शुरू होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक पॉकेट है जहां पर लगातार, डिस्पाइट द फैक्ट कि कई सारी ब्रोकरेजेस आकर कह रही हैं कि आपको सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निराश कर सकते हैं, तेजी का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजेश पालविया, टेक्निकली मिड कैप आईटी में आपकी पोजीशनिंग क्या रहेगी, ये बताइए। तो अर्षा जी, बिल्कुल बिरला सॉफ्ट में एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। स्टॉक एक सस्टेन्ड अपट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके से बिरला सॉफ्ट में इस वॉलेटाइल मार्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए लॉन्ग साइड का ट्रेड। ये स्टॉक में हमें लगता है कि फर्दर और अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। 940 945 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 509 के आसपास, और पोजीशन होल्ड की जा सकती है। वहीं अगर आपने जो बात की आईटीटीएस, यहाँ पे भी एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5 दिन के नैरो प्राइस रेंज का आज ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक 4740 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 4800 4820 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ है पिछले 3-4 सेशन से। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है तो बिल्कुल ओपन रखे 4670 के स्टॉप लॉस से। अच्छा, आप 2 स्टॉक्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड ब्रेवरीज। अनुज, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का सुबह का सुरूर शाम तक जाते जाते हर रोज उतर जाता है, हालांकि फिर चढ़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आने के कगार पे बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो, मोलासेस के दाम घट गए हो, एग्रीमेंट को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही हो, लेकिन इसका 1020 1035 महा सप्लाई जोन आज भी क्रैक हुआ। सुबह अच्छा था, फिर क्रैक। पता नहीं वीरू, मतलब आपकी नज़र यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे जाती है, मेरी टाटा कंज्यूमर पे जाती है। मैं तो टाटा कंज्यूमर देख रहा था, वो डे आई पे चला। नहीं, देखिए लिस्टेड तो ये भी है, नहीं लिस्टेड तो ये भी है ना, लिस्टेड तो ये भी है। नहीं बिल्कुल लिस्टेड तो ये भी है, खैर, लेकिन मतलब ये वैसे आज टेक्निकली तो आज तो चलना चाहिए था, यूबी और यूएसएल आज तो दोनों को चलना चाहिए था। आज जिस हिसाब से मार्केट में पेन है और ट्रेडर्स को जिस हिसाब से पेन है, दोनों चलने चाहिए थे। बट हाँ, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स ना काफी टाइम से लोगों को मतलब एक टीज कर रहे हैं, दोनों के दोनों स्टॉक्स एक तरीके से कि ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा है, और इवेंचुअली नहीं आता है। आप यूबी में भी देख लीजिए, पिछले 1 महीने में जब वो आपको याद होगा वो अनाउंसमेंट हुई थी नई मैनेजमेंट की, तब लग रहा था कि आ गया ब्रेकआउट, और सेम विद यूनाइटेड स्पिरिट्स, नहीं आया। इन दोनों में ब्रेकआउट नहीं आया। इसके मुकाबले टाटा कंज्यूमर में ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट है वैसे उसके मुकाबले तो वीरू। लेकिन वीरू, मेरी नजर इस समय जा रही है एक बार निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट पर वापस। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट सुबह थोड़ा फेल हुआ था ये अपना ओपन हाई क्रॉस करने में, लेकिन अब 9043 के करीब इसका सुबह का हाई 9062 था। लेकिन क्योंकि वीरो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज की बात छेड़ी है तो एक बार इन पे चार्ट चेक ले लेते हैं।
मानस आप ही कर दीजिए दोनों का चार्ट चेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज लास्ट मंथ दोनों ने एक ब्रेकआउट साइन दिए थे, लेकिन अब दोनों में वो ब्रेकआउट फेल हुआ है। देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स की जहां तक बात है, यहाँ पर तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है। तो आई थिंक जो करेक्शन हमने देखा वो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आपको 1000 के नीचे जो कि 50 मूविंग एवरेज है, वहां पर ही स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी करके चलना है और ऊपर की तरफ 1050 तक के टारगेट सेट करने हैं। यूबीएल की जहां तक बात है, देखिए मॉर्निंग में यूबीएल ने ब्रेकआउट दिया था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, लेकिन वहां पर भी प्रॉफिट बुक देखने को मिली है। लेकिन उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि 200 मूविंग एवरेज पे ही कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। 1535 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी की राय अब 1590 के ऊपर रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए यूबीएल पर राय आती हुई और यूएसएल पर। अच्छा, फटाफट से ब्रेक से पहले गाबा साहब जुबलेंट फूड का चार्ट देखें, क्योंकि इस घंटे फिर से यहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ अचानक तेजी दिखी है। 539 का लेवल आ चुका है। ट्रेड लेके जाएं क्या? जी हाँ, लेना चाहिए। तेजी तो है, देखिए अच्छी जगह पर है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है जुबलेंट फूड का 530 के आसपास और वहीं से तेजी बनी है। ट्रेड कर रहा है 539 पर। मेरे ख्याल से 550 एक ट्रेड है, वहां तक जा सकता है, अपने मिलना चाहिए। बेस बन रहा है, स्टॉप होगा करीब 532 का, बस लेना चाहिए। जुबलेंट फूड अच्छा लग रहा है कल तक। जुबलेंट फूड अच्छी बाइंग आई एकदम से। जुबलेंट फूड में एक बार निफ्टी जरा वापस लेकर आइए और अब लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी एक बार फिर से। तो आज आप कह सकते हैं एक तरीके का डबल बॉटम टाइप का बनाया मार्केट ने, और अब देखते हैं वापस डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। यू नेवर नो, अगर डे हाई पर बंद हो गए आज तो एक बहुत शानदार क्लोज होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेंद्र चोकसी जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र, गुड आफ्टरनून। मार्केट में एकदम से आउट ऑफ सिलेबस ये इजराइल हमास वॉर और इसका एक इम्पैक्ट क्रूड प्राइसेस पर और हमारी मार्केट्स पर, किस तरीके से नेविगेट करें स्पेस को? गुड आफ्टरनून अनुज। जहां तक हमारा समझना है कि क्रूड ऑयल के जो दाम है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इसका एक वन ऑफ द रीजन इज इवन इफ सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द Iranian crude. Iranian crude as such I think is available at a discounted rate in the marketplace. तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो शायद यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया एंड अदर UAE countries are not participating into this attack of Hamas on the Israel. So to a greater extent I think that situation is remaining quite normal. On other side, I think crude oil का जो दाम है, because of the equation that Russia should not get favor out of I think rise in the crude oil prices, I think the US and the other allies are definitely I think making sure that the crude oil के दाम नहीं बढ़े। Yeah, so मेरा ऐसा मानना है कि I think maximum impact of this particular situation could be adversely if at all होता है affect तो भी I think करीबन 10 या 12% के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Given that understanding about the behavior of the likely behavior of the crude oil prices, मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर काफी हद तक ये चीज डिस्काउंट होती जा रही है और if at all I think we are right, probably market is stabilizing at current levels. Maybe in this fall मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि I think there would be some contra buying taking place in the market और करीबन 19,500 19,250 के आसपास का जो एक सपोर्ट लेवल है मार्केट का निफ्टी में, तो सपोर्ट के आसपास मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर बाइंग होनी जरूरी बनती है। शायद हम लोग ये देख भी रहे हैं। So this is where I think we believe that I think one should not be unduly getting stretched on this particular subject at this point of time. Uncertainties are many, but at the same time we believe that India market and the fundamentals remain absolutely convincing. As a result of which मेरा ऐसा मानना है कि I think lower level के ऊपर buying आ सकता है, and that is what I think we are looking at for investing in our portfolios. तो देवेंद्र भाई, फिर आप इन्वेस्ट इस समय कहाँ कर रहे हैं? आईटी फॉर एग्जांपल, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे हैं आप अर्निंग से पहले? सो बीटन डाउन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस है अनुज ये समय के अंदर। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर करीबन नतीजे अच्छी तरह से आने की एक संभावना है ये क्वार्टर में भी और ये सेकंड हाफ में भी। आई थिंक सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स हैव करेक्टेड ऑन द प्राइसिंग फ्रंट। डाउनसाइड रिस्क इज आई थिंक रिमेनिंग लिमिटेड। Larger companies like Reliance have corrected on the pricing front. Downside remains limited.
some of the mid cap IT companies जहाँ पे engineering and R&D related business का कारोबार है, उनके अंदर ज्यादातर growth rate अच्छा बना है. So I think any price correction due to this negative sentiment is becoming a buy opportunity. And similarly, I think some of the companies which are there in auto and auto ancillary space, कि जहाँ price के अंदर some of the auto ancillary companies particularly look interesting. So we are very selectively buying into the stocks which are relatively remain at a comfortable valuation and not on stretch valuation. अच्छा देवेंद्र जी, आज इस पशुपेश इस क्रूड की तेजी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में आईटी का मैसेज बहुत स्ट्रांग है. निफ्टी आईटी स्ट्रांग भी है, स्टेबल भी है, हायर लेवल्स पर परसिस्ट भी कर रहा है. अब मात्र 4 दिन के अंतराल के बाद हम इनके नंबर्स पर रिएक्शन देना शुरू करेंगे. ये मैसेज क्या है निफ्टी आईटी का? क्या लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी आईटी पे एज अ ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर? आपका व्यू इस वक्त आईटी पे और आपकी कन्विक्शन लिस्ट में क्या है इस वक्त आईटी में, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में? तो वीरेंद्र, आई थिंक मेरे कन्विक्शन लिस्ट के अंदर LTTS, L&T माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, साइंस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज हम लोग मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर we are finding opportunities to buy into the portfolio once again. We have been holding these stocks, so we have fairly large amount of comfort level and understanding on the subject. But as the market gives correction on the price, I think we look at this particular opportunity afresh and buy further into the portfolio and increase the weight. दूसरी तरफ देखें तो the larger IT companies है जो comparatively available at a valuation which is neglected valuation as I call it as. इनके अंदर Infosys looks I think reasonably strong player to us. We have been signing silently some of the larger contracts which are giving you the visibility of 5 years to 7 years to even 10 and 15 years now. They are larger contracts. At the same time, I think जो customers ने अभी तक contract release नहीं किए हैं, sign नहीं किए, we are now signing those contracts because of the requirement for implementing the technology, particularly on the computing side. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन्फोसिस जैसी कंपनी जो निग्लेक्टेड वैल्यूएशन के ऊपर रही है इस समय के अंदर, दे कैन पॉसिबली गिव यू अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ऑफ 15-20% इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ईयर. सो दैट इज वेयर वी आर लुकिंग एट सिलेक्टिवली सम ऑफ द आईटी कंपनीज. ओके, तो कुछ सिलेक्टिव आईटी कंपनियों में आपका रुझान तेजी का है और इनफैक्ट एक बेहतर ट्रेड साबित होगा. देवेन, कुछ देर पहले यतिन बता रहे थे कि ये फेस्टिव सीजन का आगाज शायद मारुति कर रहा है कुछ डिस्काउंट्स देके. अब आपने मेंशन किया ऑटो एंसिलरीज आपको पसंद है, लेकिन ये सेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ और डिस्काउंट्स आते हैं दूसरे प्लेयर्स की तरफ से, क्या यहाँ पर और तेजी की संभावना आएगी प्योर प्ले OEM मैन्युफैक्चरर्स में? तो प्योर प्ले OEM के अंदर देखें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्राइस टू परफेक्शन एट करंट लेवल्स इन द वैल्यूएशन. मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन मेनी ऑफ द कंपनीज केसेस. Be it two-wheeler major like Bajaj Auto or be it Maruti, I think the prices have increased. So unless we see a meaningful correction in the price, I think the upside opportunity may not be as good as I think it is available in some other areas of activity. I'm not saying they will not appreciate, but they may not be having a larger component for giving you the appreciation in 6 months if the price is remaining at an elevated level. तो उसकी जगह पे मैं समझता हूँ कि I think to a greater extent likes of Tata Motors would remain relatively a more favorable play. क्योंकि एक तरीके से देखें तो आई थिंक दिस कंपनी ऑन कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो एज वेल एज ऑन पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो एंड ई पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो इज मूविंग सिस्टमैटिकली अहेड. टाटा टेक्नोलॉजीज का इश्यू भी अगले 6 महीने के अंदर प्लान हुआ है, so that also is going to drive the tailwind as far as I think the stock price growth is concerned. They look reasonably more stable company to me at this point of time. And some of the ancillary companies, they are looking better क्योंकि एक तरफ commodity के दाम कंट्रोल में है, दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो buoyant है, and I think they are growing at a reasonably good speed at a growth rate. So because of the OEM taking the higher amount of growth rate, these ancillary companies are actually having a piggyback ride, and they are also comfortably producing higher amount of performance. So likes of Minda, likes of Minda Corporation, they remain relatively more stable play at this point of time in buying to the portfolio. ओके, अच्छा देवेंद्र जी, अभी MCX पर एक आइसोलेशन में से बात करना चाहूँगा, आपका व्यू क्या है?
अब हर व्यक्ति जो इसमें निवेशित था या फिर जिसने ट्रेड किया वो इन द मनी है, प्रॉफिट्स में है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है, नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की सेबी से अप्रूवल फाइनली मिल भी गया है। आपका व्यू क्या है? और एक और चीज, आई मीन बताओ, इक्विटी एक्सचेंज भी जब NSE BSE जब कमोडिटीज के WTI के जो ऑप्शंस लॉन्च कर रहे हैं, इस बीच में आपका कोर व्यू MCX पर है क्या? यहाँ भी ये प्रॉफिट बुक करने का अच्छा वक्त है, ये खबर, ये लेवल्स, या फिर अभी और अपसाइड बाकी है इस स्टॉक में? MCX पर आपका व्यू? So overall, I think the opportunity will remain very high as far as exchange business is concerned, largely because of the fact that the entry barrier to this business is significantly high. Having said that part of it, new products introduction is the ultimate driver for growth in these businesses. ऐसा आपने सही बताया कि existing exchange के अंदर भी they are basically bringing in the new commodity contracts, and I think the current commodity player like MCX is also planning to bring in better contracts going forward. So to a greater extent, I think that should be driving the growth eventually. How much growth it can produce, etc., will probably take some time. Till the time I think we get the clarity. एक तरफ उनका जो नया प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव होना और उसके साथ में उनकी जो कॉस्ट कटना, ये जो प्रक्रिया है उसका जो मार्केट के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाए स्टॉक प्राइस के अंदर, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आ चुका है। तो वो चीज के ऊपर मैं ज्यादा अभी सिग्निफिकेंट वेट नहीं दूंगा। I'll be probably carefully looking at what is going to be the game plan of the exchange to bring out the new product and what innovation it can bring it up. So that is where I think some potential remains high. But थोड़ा भाव आज की तारीख में इतना सपोर्ट नहीं दे रहा है, because I think the stock price has already moved up. Correction in the stock price may be eventually better. Maybe I think at this point of time, one will wait on the sideline to wait and see how exactly other exchanges are reacting to different product introductions which are happening right now. देवेन, आपकी इन FMCG प्लेस पर क्या राय रहेगी? कंज्यूमर प्लेस पर आज देखिए टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट ये हाई पर ट्रेड करता हुआ, जुबिलेंट फूड की हम बात कर रहे हैं कुछ देर पहले, उसमें तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर भी तो फेस्टिविटीज का प्ले आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की बारी वॉल्यूम्स में कुछ पिकअप देखने को मिले? In fact, I'm extremely convinced and bullish about I think this entire space, क्योंकि इलेक्शन के पहले का समय है। Money is being spent in the rural economy, and I think higher amount of consumption is leading to higher amount of volume growth and the price growth for some of the FMCG companies. Fortunately, last 6 महीने के अंदर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो सिस्टमेटिकली फूड प्राइस के ऊपर जो मैनेज किया इन्फ्लेशन का, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक देयर प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो रिमेनिंग इंटैक्ट। तो एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ के आना ऑन अ क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस, दूसरी तरफ प्राइस राइज नहीं होना, सो इनपुट कॉस्ट इज आई थिंक अंडर कंट्रोल। सो लाइक्स ऑफ ITC, लाइक्स ऑफ Nestle, likes of Britannia, they remain relatively more stronger in this particular area of activity, and we believe कि यहाँ पे एक opportunity अच्छी बनती है। Maybe I think we will not see a runaway boom in these stocks, but if you are selectively invested into these companies and particularly buying when the market is giving an opportunity at lower levels, मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 15% के आसपास का रिटर्न आप कहीं नहीं जाता है, आराम से आपको और साल के अंदर मिल सकता है इतना रिटर्न, if you are buying at corrective prices in the market in a given part of the year. ऑलराइट, चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये इस समय देवेन चोकसी का व्यू मार्केट में इस समय एक रुक करते हैं। कुछ खास मूव आया नहीं उसके बाद, हालांकि डे लो पर नहीं गए लेकिन डे हाई पर भी नहीं जा पाए, फिर थोड़ा सा एक स्लिप यहाँ पर। और मिड कैप में तो अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है, आज 500 पॉइंट से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स गिरा, 1:4 का एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर है। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, तो पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से दो स्टॉक्स पर नजर आज? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बात करेंगे तो इन्फोसिस, ये एक स्टॉक है IT पैक में जो होल्ड आउट कर रहा है, इनफैक्ट TCS को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप डीलर्स की माने तो काफी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। उनको लगता है कि स्टॉक में 1500 से लेके 1510 तक के टारगेट्स आने चाहिए। तो लोअर लेवल्स पे इन्फोसिस एक स्टॉक है जहां डीलर्स जो है खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो शायद ये रिजल्ट्स वीक जो है IT के लिए, उसके पहले इन्फोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज, ये दो काउंटर पे काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा MCX है, देखिए ये स्टॉक शायद बाजार के साथ आज सॉफ्ट है, और अगर आप न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो
जो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जो माइग्रेशन है उसकी डेट की अनाउंसमेंट बहुत जल्द आ सकती है। तो पोजिशनली डीलर्स को लगता है यहाँ 2150 से लेके 2180 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 16% का एडिशन हुआ है और काफी सारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम के हिसाब से डीलर्स को लगता है शायद यहाँ एक BTST ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम 1-2 दिनों तक कंटिन्यूड रहेगा। ओके, और जैसा मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि बैन में भी जाने की तैयारी है स्टॉक की। 111% पोजिशनिंग यहाँ क्रॉस हो चुकी है। तो अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो शायद आज आखिरी मौका मिले आपको BTST करने का। आप चलिए, बात BTST की हुई है तो BTST कॉल्स भी शुरू कर दें। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। BTST कॉल्स, गाबा सर बताइए, बाय या सेल? बाय। और बाय है वही स्टॉक जो सुबह दिया था मैंने, LTTS, लास्ट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, ट्रेड कर रहा है 4747, ऊपर बढ़ा है अभी, स्टॉक अब बढ़ा देंगे 4700 का, और लगता है इस बार 4800 पार कर ही लेगा। यस, LTTS बाय। LTTS पर तेजी का व्यू। शिल्पा, आपका ट्रेड? मेरा बाय रहेगा कॉनकोर में। कॉनकोर फ्यूचर 710 पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो 700 पे इसका अच्छा सपोर्ट है, तो वही स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट सब 725 से 730। ओके, कॉनकोर 709 पे BTST ट्रेड यहाँ पर ये आपका रहेगा। डे 2 की ट्रेजेक्टरी तो नहीं, लेकिन वहाँ से अगर आप देखें थोड़ा सा निफ्टी में जो करीब 40 पॉइंट का एक डिफरेंशियल है, वो शायद आई थिंक फार्मा की तरफ झुकाव कर रहा है और IT की तरफ झुकाव कर रहा है। बाकी अगर आप देखें क्रूड से संबंधित काउंटर्स में सेल कॉल आ रही है। मानस, आप क्या ट्रेड करेंगे कैरी कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? देखिए, SRF पे बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि SRF करीब 7-8 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करने की राय रहेगी। SRF के फ्यूचर में बिकवाली करिए 2216, 2216 के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप बिकवाली करिए 2236 और 2236 के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं। 2175 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं SRF के फ्यूचर में। SRF में दरअसल ये ट्रेड आता हुआ STBT का व्यू है। पालवे साहब, आपका ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, ICICI प्रूडेंशियल पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में आज शॉर्ट बिल्टअप बना है, स्टॉक आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 535 530 तक की डाउनसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 552 के आसपास। ICICI प्रू में STBT करेंगे। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? जी, मेरा ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड पे ACC की फ्यूचर्स में। मार्केट को खाली IT सपोर्ट कर रहा था, उसने भी दोपहर के बाद सपोर्ट कम दिया है, तो इसलिए हम शॉर्ट साइड पे कॉल लेंगे। ACC के फ्यूचर्स में वैसे भी सेंटीमेंट इम्पैक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे 1988 पे अगर SL लगाया जाए और शॉर्ट करा जाए तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1940। ओके, चलिए ये इस समय ACC पर टेक का कुछ और स्टॉक लेते हैं, उसके बाद इस मार्केट की क्लोजिंग को समझेंगे और एक थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे क्लोजिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए। सुबह हमने एक स्टॉक पिक किया था TVS मोटर, वो अब इस समय अच्छे मूव दिखाता हुआ डे हाई पर। और फार्मा, एक बार फार्मा इंडेक्स लेकर आइए। फार्मा इंडेक्स ने आज अच्छा आउट परफॉर्म किया है और उसमें डॉक्टर रेड्डीज, आपका औरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक्स में अच्छे मूव्स रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा खास तौर से अच्छे मूव यहाँ पर। एल्केम लैब्स एक और स्टॉक, एक बार एल्केम लैब्स लेकर आइए। शिल्पा जी, कवरेज है क्या आपका एल्केम लैब्स पर? कोई व्यू इस स्टॉक पर? जी डेफिनेटली, आज लालपात और मेट्रोपोलिस के बाद हम लोग एल्केम पे ही ध्यान दे रहे थे। एल्केम में भी अगर आप देखेंगे तो ये एल्केम लैब यहाँ पे देखेंगे तो 3500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 3600 3700 तक के भी यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग अगर ऑप्शन चेन के थ्रू से हम लोग सिर्फ देखेंगे तो अनवाइंडिंग है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे मोमेंटम है। आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल मिल रहा है। 3500 के नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस रखिए और पोजिशनल यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा मूव टूवर्ड्स 3630 3640 आपको डेफिनेटली देखते हुए मिलेगा। तो एक थोड़ा सा पोजिशनल मूव देखने को मिल रहा है, 3630 की तरफ बढ़ता दिख रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। इनफैक्ट इसी साइड सबसे ज्यादा ट्रैक्शन आज दोपहर में साफ बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस स्टॉक पर हमारी सबकी नजरें गई हैं लेकिन डिस्कस नहीं हुआ। डेल्टा कॉर्प में जो रैली आई है, भले ही थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग लेड हो, मानस अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या 3%
पता नहीं टिकेगा या नहीं, ऊपरी लेवल से फिर कुछ हल्का हो रहा है 142 पर। देखिए कोई कारण नहीं समझ में आता कि यहाँ पर हम कोई बाउंस बैक के लिए प्ले करें। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि 135 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी ट्रेड हो रहा है, तो आई थिंक इसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। चलिए एक बार MCX वापस लेकर आइए। आई थिंक वो इंट्राडे देखते हैं MCX का। और ये स्टॉक अब 16 अक्टूबर से हालांकि वो शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन जैसे हमने कहा ना बैन में जाने की तैयारी हो रही है, वो एकदम से थोड़ा सा पोजीशंस अनवाइंड हुई है, हाँ थोड़ी सी अनवाइंड हुई, एकदम से हल्का सा नीचे आया, क्योंकि बैन में चला जाए उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप पंजाब नेशनल बैंक देख लीजिए, आज एकदम डे लो पर, इनफैक्ट इस समय 5% नीचे पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, एक और स्टॉक बाय द वे, और वीरू को याद होगा स्टॉक की हमने डिस्कशन की थी, वोल्टास, जो ऐसा एक पेरेनियल अंडर परफॉर्मर रहा है, और कुछ दिनों पहले एक मूव्स आए थे यहाँ पर जरूर, लेकिन अब एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर वोल्टास में। एक बार थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए वोल्टास का, जरा 1 महीने का चार्ट एक बार वोल्टास का देख लेते हैं एक बार। और ये देखिए ये स्टॉक मुझे आधे डिस्कस किया था हमने कि पूरी गर्मी में चला नहीं, और गर्मियाँ खत्म होती चलना शुरू हुआ, लेकिन अब फिर ये स्टॉक नीचे आता हुआ 6% नीचे। मानस, कैसे बढ़ेंगे इस मिनी ब्रेकडाउन को? और देखिए सही है कि वोल्टास ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए वो जो रेंज है आई थिंक 842 से लेकर 835, वहां पर 100 डे और 200 मूविंग एवरेज दोनों आते हैं। तो आई थिंक अभी अभी बिकवाली नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 835 के आसपास है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और एक पोजीशन ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर बिकवाली करने का है। ओके, चलिए अब इस क्लोज को समझते हैं और देखते हैं कि आखिरकार आपको करना क्या है। अगर तो आप रिस्क नहीं ले सकते तो मार्केट में जीरो पोजीशनिंग रखें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है मार्केट में इस तरीके से आप अननेसेसरी रिस्क कैरी करें। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और कैरी करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप आज सुबह के स्टॉप लॉस के साथ एक बार लॉन्ग कैरी करें। अब ऑब्वियसली सुबह का लो आपका कोई मतलब मायने नहीं रखता अगर गैप डाउन या गैप अप हो तो, ठीक है, तो वो ट्रेडर समझते हैं। तो इसके लिए अगर आप कैरी कर रहे हैं, जैसे मेरा व्यू ये है कि आप कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन उस लो को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए आप चाहें तो एक पुट ऑप्शन के साथ अपने आप को हेज कर लें। लॉन्ग रहें और पुट ऑप्शन के साथ एक अपने आप को हेज कर लें, और अगर कल सुबह गैप डाउन ना मिले तो उस पुट ऑप्शन को फिर आप तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं, और आज का जो लो है उस स्टॉप के साथ आप फिर एक अपनी लॉन्ग पोजीशन को निफ्टी में कैरी कर सकते हैं। क्योंकि अनलेस ये बहुत ज़्यादा मामला एस्केलेट हो, और एस्केलेट मैं वॉर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, वॉर तो एस्केलेट हो रही है, मामला अगर ये क्रूड प्राइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अनलेस एस्केलेट ना हो, हम वापस 95 96 पर अगर ना जाएं, तो मेरे ख्याल से एक जो एनेक्डोटल एविडेंस है वो ये कहता है कि नॉर्मली वॉर के बाद जो अगले 3-4 दिन होते हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एक बाय करने के लिए। तो देखते हैं खैर ये इस तरीके से मामला बैठेगा या नहीं, लेकिन मेरा व्यू ये रहेगा कि एक बार लॉन्ग ट्राई करिए। बैन का एक बार अपडेट ले लेते हैं और उसके बाद वीरो के पास जाएंगे एफएनओ पोजीशनिंग समझने के लिए। बैन में 4 स्टॉक्स की एंट्री की तैयारी हो रही है। MCX हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, 111% पोजीशनिंग यहाँ पर, L&T फाइनेंस में 99%, हिंदुस्तान कॉपर में 93%, और बलरामपुर चीनी बॉर्डर लाइन केस है 90%, ये भी लेकिन बैन में जाने की तैयारी कर रहा है। वीरो, एफएनओ समरी। जी, हम लोग एफएनओ समरी को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी डे लो पर तो नहीं, लेकिन वहां से करीब 15-10-25 अंकों के एक गैप के साथ क्लोज होता हुआ। हालांकि 43,880 पे निफ्टी बैंक भी अपने आज के इंट्राडे लो से लगभग 70 अंकों पर है। आइए इंपैक्ट देखते हैं इसका। शॉर्ट, आज ये डेटा कुछ हैवी है, लगभग 115 शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग में, यानी क्लियरली तो रिस्क को भांपते हुए बाजार ने अपने या तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट किया है, या फिर एग्रेसिव ट्रेडर्स ने शॉर्ट कवरिंग मात्र 8 में है, यानी शॉर्ट्स को ओपन रखा गया कल के लिए, और लॉन्ग्स मात्र 16 में। और ये भी आई डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में, ये भी आई फार्मा स्टॉक्स में, और ये भी थी कुछ हद तक IT स्टॉक्स में। आइए देखते हैं कि करके लॉन्ग्स जो चुनिंदा 16 थी वो कहां से आई और किस स्पेस से थी। मेट्रोपोलिस 2% ऊपर, शानदार मूव, और HCL टेक्नोलॉजीज IT स्पेस में ट्रेडीज, और विंडो फार्मा L&T टेक्नोलॉजी, यानी IT, फार्मा, हेल्थ केयर, ये 3 स्पेस जिन्होंने लॉन्ग्स को विटनेस किया। बाकी शॉर्ट कवरिंग डेल्टा कॉप में, ओबरा रियल्टी में, लॉरस लैब, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और मेरिको में थोड़े शॉर्ट कवरिंग थे।
अब आएगा सबसे भारी तबका जिस स्पेस में आज सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ। GMR एयरपोर्ट्स ब्रेकडाउन था यहाँ पे, मेरे ख्याल से इसने आज 50 डेमा को तोड़ा है। अदानी पोर्ट्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग, हिंदुस्तान कॉपर, वोल्टास, अनुज ने डिस्कशन किया। वोल्टाज आज रिट्रेस होके अपने 200 डेमा तक आता हुआ और PNB में आज शॉर्टिंग थी, माफ कीजिए लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। बाकी संवर्धन, मदरसन सुमी, पिरामिड एंटरप्राइजेस, PFC और REC। PFC REC का ये जो गठजोड़ है और ये कॉम्बिनेशन है जो ये साथ साथ चलते हैं, इनमें भी आज क्रैक दिखा गया। एक दो स्टॉक्स और जो कि आज एक कंप्लीट डैमेज होने वाली स्थिति में थे। मानस, मैं उस पर आपका एक व्यू लूंगा। कुछ देर पहले आपने SRF का जिक्र किया था और आप जब वो जिक्र कर रहे थे, मैं यकीन मानिए उस वक्त वही चार्ट दिख रहा था। मेरे जहन में दूसरा प्रश्न आया, इस इन्वर्टेड फ्लैग के ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए क्या 2200 की पुट में पर्याप्त लिक्विडिटी है जिसके जरिए इसको हम चेस कर सकते हैं, इस ब्रेकडाउन को? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए वहां पर लिक्विडिटी है। 2200 का जो पुट ऑप्शन है वो 38-39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अभी भी आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 28 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन SRF पर जिस तरह का पैटर्न है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। शायद 100 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल जाए आपको। तो इस ऑप्शन में आपको करीब 65 से 75 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 2200 को पुट ऑप्शन भी SRF के लिया जा सकता है। जी मैं बहुत देर से इस ऑप्शन को देख ही रहा था। यस, लिक्विडिटी है 39.60 पे ट्रेड करता हुआ और SRF में आज बाकी एक ब्रेकडाउन केस है। स्टॉक अब इस वक्त 27 जुलाई के बाद पहली बार इतने निचले स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ। और कुछ ब्रेकडाउन के सीरियस केसेस कौन से थे? हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक क्रैक दिखाया। याद रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प का जो क्रैक था वो एक सीवियर वॉल्यूम्स के साथ था और आज का वॉल्यूम मतलब 10 अगस्त के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम डे है। कल अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूं उस पर। क्यों? क्योंकि आज का लो इसका एग्जैक्टली है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कल अगर एक सॉफ्ट ओपनिंग होती है तो बात करेंगे उस पर। एक स्टॉक लेके आता हूं आपकी स्क्रीन पे और वो है टाटा पावर। हालांकि वॉल्यूम्स आज की सेलिंग में थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी रचना जी, टाटा पावर पे आपका टेक क्या होगा? टाटा पावर पे मेरा टेक यही है कि ये ब्रेकडाउन जो हुआ है आज चार्ट में काफी डैमेजिंग है और यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड जा सकती है प्राइस एक्शन, जो इसको 245 की तरफ एंड 230 की तरफ भी लेके जा सकती है ओवर अ फ्यू डेज एंड 1 or 2 वीक्स ऑफ पीरियड। ऊपर वाली साइड पे ये जब तक 255 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी इसमें बरकरार रहेगी। ओके, तो ये दरअसल एक बहुत ही नेगेटिव क्लोज की तरफ बैठता हुआ टाटा मोटर्स और थोड़ी सी रिस्पाइट NTPC से टाटा पावर है, बेग योर पार्डन, NTPC में देखने को मिली थी, वो भी 0.5% और फिसलता हुआ। अच्छा, बैंकों पर एक बार नजर डालिएगा। 480 अंकों के नुकसान पर ये निफ्टी बैंक जाकर टिक रहा है। 43,880 के स्तर हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे में जो पोजीशन ज्यादा बिकवाली की तरफ आई हैं, एक तो बंधन बैंक में दरारें और गहरी होती हुई दिखाई दी हैं, पूरे 3% का नुकसान। PNB सुबह से कमजोर था, लेकिन IDFC फर्स्ट जैसे काउंटर्स, फेडरल बैंक जैसे काउंटर्स में भी अब पोजीशंस और दरअसल पिघली है, गिरावट आई है। पालविया साहब, ये बंधन या IDFC फर्स्ट क्या संकेत दे रहे हैं? क्या शॉर्ट कैरी करेंगे कल के लिए? काफी समय से बंधन बैंक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, लेकिन आज का जो ब्रेकडाउन हुआ इसने एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी यहाँ पे करते हुए दिखा। हमें लगता है 250 के नीचे अभी जिस तरीके से फिसला है, यहाँ पे हमें लगता है कि शॉर्ट कैरी किया जा सकता है। डाउन साइड में 240 और 238 तक की डाउन साइड हमें लगता है कि देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कैरी किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 250 के आसपास ही रखना होगा, तो बंधन बैंक में शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट वाला ट्रेड क्लियरली बनता हुआ कैरी करके चले। इस स्टॉक में हमने देखा वीकनेस दरअसल कुछ और मैग्नीफाई जरूर हुई है। अच्छा, जाते जाते थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशंस जो कैरी की गई हैं, जैसे हम सुबह में भी मेंशन कर रहे थे और दोपहर के कार्यक्रम में भी, कि मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर्स जमे हैं। एक बार औरो फार्मा पर अगर एक व्यू हो जाए, रचना क्या पर्सपेक्टिव बैठ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेजिलिएंट रहा है बाकी फार्मा कंपनियों के साथ? जी सही बात है आपकी, और यहाँ पे पॉजिटिविटी डेफिनेटली बनी हुई है चार्ट पे, और एज ए डिफेंसिव काउंटर यहाँ पे अपसाइड का मूव कंटिन्यू होने के चांसेस है डिस्पाइट ऑफ द वीकनेस इन द ओवरऑल मार्केट। ये काउंटर जब तक 900 के ऊपर बना रहेगा तब तक यहाँ पे चांसेस है कि ये हमें 930 के लेवल दिखा सकता है। तो 20 रुपीज का अप मूव विद 10 रुपीज का सपोर्ट ऑन द डाउन साइड। तो ये फिलहाल आपके लिए औरो फार्मा पर व्यू। चोला 0.5% नीचे। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में हमने देखा बिकवाली की सिचुएशन बढ़ती हुई।
कैनफिन होम्स, आदित्य बिरला कैपिटल, एनबीएफसी साइड पर भी हम देख रहे हैं बैंकों के साथ दरअसल सेल साइड की पोजीशंस थोड़ी सी बड़ी हैं। शिल्पा, इनमें से वीकेस्ट क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कैनफिन हो मुझे यहाँ पे बहुत वीक लग रहा है, ये अप्रोच कर रहा है टूवर्ड्स डे लोस की तरफ तो आ ही गया है। यहाँ पे आप 800 के स्टॉप लॉस से तो यहाँ पे सेल ही ओपन है, आप यहाँ पे 700 680 कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक एसटीबीटी के हिसाब से भी इसमें ट्रेड लेना है तो 770 के स्टॉप लॉस से आप आराम से यहाँ पे सेल ले सकते हैं। ये काफी वीक लग रहा है। जी हाँ, और देखिए क्लोजिंग में ट्रेड लिया था अभी कुछ देर पहले, 39 रुपए की पुट थी एसआरएफ की, और वो पुट बार बार कह रही थी कि जनाब ये एक क्रैक होने मतलब ब्लास्ट होने वाली है। 39 की पुट आपकी स्क्रीन पे अभी भी 46 रुपए की हो गई। मतलब क्या खूबसूरत तरीके से ट्रेड ग्रिप में आया है। और एसआरएफ फ्यूचर्स फ्लैग जो होता है, यकीन मानिए बड़ी जल्दी अपना इम्पैक्ट देता है ट्रेडिंग में। 46 हो गई, माइनस कैरी कर ले कल के लिए से। हालांकि फ्यूचर्स आपका कल के लिए शॉर्ट साइड पे कैरी है ही, वो एक आपका सेल ट्रेड था, आपका व्यू कैरी कर लें इस ऑप्शन को भी? बिल्कुल कैरी करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर करीब 25 से लेकर 35 रुपए का डाउन साइड एसआरएफ में देखने को मिल सकता है, तो शायद इस ऑप्शन में आपको 60 रुपए तक का भाव देखने को मिल जाएगा। 60 तक का यहाँ पर स्विंग आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज क्रैक्स हैं। टाटा पावर का जिक्र हुआ, एसआरएफ का जिक्र हुआ। फाइनली एक क्लोज एक खराब आता हुआ अनुज 19,500 यानी 19,500 के नीचे का क्लोज, या फिर बैंक निफ्टी का क्लोज ज्यादा खराब मानेंगे आप इस वक्त? क्योंकि आखिरी में जाते जाते निफ्टी आईटी थोड़ा सरेंडर किया। हाँ वीरू, थोड़ा तो सरेंडर हुआ है, लेकिन एक्चुअली पूरा मार्केट ही थोड़ा सा नर्वस है। आई थिंक पीपल लॉन्ग कैरी नहीं करना चाहते किसी भी जगह पर, क्योंकि कल मतलब आज रात को क्या हो, आप गैप अप या गैप डाउन, यू नेवर नो। तो इसके लिए एक रीजन है, वरना नर्वस है मार्केट। मैं इसको इस तरीके से पुट करूंगा वीरू। कुछ देर के लिए पुराना वाला अनुज यानी टीवी 18 वाला अनुज कुछ देर के लिए स्क्रीन पे आ गए थे, लेकिन लौट के फिर वो हिंदी पे आ गए। क्यों नहीं, मुझे एक बार एकदम से फीलिंग आई थी है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को देखने के लिए हर्षदा के पास चलते हैं, बड़ी वॉल पे। अनुज, हर्षदा ओवर टू यू। शुक्रिया वीरू। हम वॉल पे जाएं उससे पहले एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तस्वीर मैं आपके सामने पेश कर देती हूं, क्योंकि कुछ देर पहले रिकवरी आई थी डाउ फ्यूचर्स में, लेकिन अभी भी सिलसिला जो है वो मुनाफा वसूली वाला ही है। 150 पॉइंट के नुकसान पर दरअसल डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहे शुरुआत होगी, और नास्डैक फ्यूचर्स अभी भी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे है। यूरोप के बाजारों में भी किसी तरह की रिकवरी नहीं देखने को मिली है, वहां पर सेल साइड की पोजीशंस कायम। तो हमारी क्लोज आ रही है 19,502 के आसपास। याद रहे हम 19,480 तक टूटे थे। निफ्टी बैंक में पिछले आधे घंटे में बिकवाली थोड़ी सी मैग्नीफाई हुई है, 43,873 के लेवल्स पर हम जाकर टिकेंगे ऐसे आसार दिख रहे हैं। याद रहे हम करीब 100 पॉइंट ऊपर है डे लो से, तो वहां पर मामला संभल गया, लेकिन प्रेशर तो है ही। निफ्टी आईटी में भी बाजार बंद होते होते कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव, आज चौतरफा बिकवाली का दबाव, और मिड कैप काउंटर्स आप देखेंगे तो 590 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। वहां पर स्थिति आज के दिन काफी गंभीर हुई है। तो आज ग्लोबल परिस्थितियों के मद्देनजर बिकवाली की पोजीशंस बढ़ती हुई। ऑयल एंड गैस एक स्पेस है जिस पर बाकी बाजार की नजरें हैं, क्योंकि जैसे जैसे कच्चे तेल में उबाल आएगा उतना भार यहां पर बन सकता है। तो ऑयल कंपनियों में आप देखिएगा पूरा जो इंडेक्स है 1.5% नीचे आकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। तो यहां पर क्लियरली वीकनेस। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे ट्रेड्स जो थोड़ी तेजी की तरफ बैठे हैं। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर आज के दिन क्या हुआ है, 1% नीचे। ऐसे दिग्गजों में दरअसल हमने देखा है दबाव। एचपीबीपी, आईओसी ये भी सेल साइड की तरफ ही बैठते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा आज बैंकिंग काउंटर्स में जिस तरह से यहां पर वीकनेस दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दी है। निफ्टी बैंक 1.1% नीचे, और इधर आप ध्यान देंगे तो एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
आपके कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे स्टॉक्स दरअसल दबाव में आते हुए, और जैसे हम कुछ देर पहले मेंशन भी कर रहे थे, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, सब में बिकवाली। लेकिन आज बिकवाली की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक के Q2 नंबर्स देखने के बाद हुई और ज्यादा भार पीएसयू बैंकों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आईटी काउंटर्स में भले ही इस समय 75 अंकों का नुकसान देखने को मिला हो, लेकिन बाय फार ये आउट परफॉर्मर रहा है। टीसीएस आपके लिए, हालांकि दिन के दौरान इसकी चाल ज्यादा बेहतर थी, वहां पर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली जरूर हुई है। इन्फी थोड़े से नेगेटिव साइड पर, लेकिन एलटीटीएस, आपका बिरला सॉफ्ट, मिड कैप आईटी में ज्यादा रुझान खरीदारी का चुनिंदा स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक इंटरेस्टिंग पॉकेट उभर कर आया। कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में हीरो मोटोकॉर्प को आज ऑफ कोर्स धक्का लगा है प्रमोटर की तरफ से, प्रमोटर को लेकर जो खबरें आ रही थी, 2.5% का नुकसान। इसके अलावा एमसीएक्स जो जल्द ही आई थिंक अक्टूबर 16 को अपना नया कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा, तो उस स्टॉक में कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। लेकिन इजराइल वाले कनेक्शन में 2 काउंटर्स दिग्गजों में पिटते हुए, एक तो अदानी पोर्ट और दूसरा सन फार्मा, जहां पर लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में पोजीशन ज्यादा कटी है, वो काउंटर भी 0.5% नीचे है। ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज। फटाफट से हम आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप, जहां पर आपको साफ अंदाजा दिखेगा कि हम आज कितने लाल में जाकर टिक रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, एचसीएल, टाटा कंज्यूमर, ओएनजीसी, एचयूएल, टीसीएस, एसबीआई लाइफ, ये सिर्फ वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन, बाकी भर बाजार भर में बिकवाली की पोजीशन ज्यादा बढ़ती हुई। एमएनएम जैसे काउंटर्स, टाइटन जैसे काउंटर्स, अच्छी खबरों पर भी टाइटन जैसे स्टॉक में हमने देखी है मुनाफा वसूली, तो क्लियरली सेंटिमेंट आज फिर से जियोपॉलिटिकल चिंताओं के चलते बिगड़ता हुआ 19,500 के नीचे ये प्रोविजनल क्लोज आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 19,496 पर इंडेक्स जाकर टिका है, 156 अंकों की गिरावट यहां। बिल्कुल, तो खैर आज मार्केट के लिए खराब दिन, लेकिन इससे भी ज्यादा खराब हो सकता था। फॉर नाउ निफ्टी ने 19,500 के आसपास ही क्लोज दिया है। कल मिलेंगे फिर वीरू, और देखते हैं कल किस तरीके की ओपनिंग होती है। वीरू जी हाँ, कल बस एक बात अच्छी है कि कल मंगलवार है। पूरा पैनल हर्षदा, मैं, अनुज, आशीष और नीरज जी सुबह सुबह फिर मौजूद होंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में फिर मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।